बीकानेर पहुंचे भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और मंत्री अरुण चतुर्वेदी का स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने बजट पूरी तरह से समावेशी बजट बनाया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का हित समाया है। उन्होंने 25 साल बाद देश कैसा होगा इस नाते कल्पना के आधार पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन पर पूरे बजट को तैयार करके एक समग्र बजट सबके सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारी और मध्य वर्ग के परिवारों को लंबे समय से मांग थी कि टैक्स रिबेट रेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसमें मोदी सरकार ने 7 लाख रुपए की आय को टैक्स मुक्त कर बड़ी राहत देने का काम किया। नवभारत समाचार बीकानेर राजस्थान से सुरेश जैन की रिपोर्ट। आज भी कमेटी की रिपोर्ट निकल कर नहीं आई, अलमारी के तालों में बैठी है। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे इस बात की थी। मैं बीकानेर में बैठा हूँ और बीकानेर संभाग की, मैं सारे राजस्थान की बात छोड़ते हैं, वो भी अभी भी लगातार बिजली की कटौती चल रही है सुबह 1 घंटे की। इस वक्त को एक तरफ तो आपने बिजली की कीमतों में लगभग कोई 12 बार बढ़ोतरी की है पिछले दरवाजे से। देश की सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है और दूसरी तरफ आप उसको भी प्रॉपर तरीके से लोगों को दे नहीं पा रहे। एक ऐसा राजस्थान में वातावरण इस सब के कारण है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठप हो चुका है। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में कुछ कार्यकर्ता मिले, उन्होंने कहा हमारे यहाँ, मेरे को सीकर के लोग भी कहते हैं, ये झुंझुनू के भी कहते हैं, बीकानेर के भी कहते हैं। मैं उनको कहता हूँ केवल ये बीकानेर की स्थिति नहीं है, राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहाँ गैंगवार नहीं चल रही। जयपुर प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश की राजधानी में कब किस बाजार में गोलियां धड़ाधड़ चलेंगी इसके बारे में कोई आश्वस्तता से नहीं कह सकता। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक एक करके लगातार इस विषयों को नज़रअंदाज करने का काम किया और अपनी सत्ता की लड़ाई में विधायकों को पूरी छूट दी, जैसा आप चाहो। कांग्रेस के सत्ता से जुड़े हुए विधायकों को पूरी छूट दी, जैसा चाहो जो चाहो काम आपका किया जाएगा। इसी कारण और सब दफ्तरों के साथ साथ थाने और चौकी भी नीलाम हुए और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। हमने सब देखा है कि बहुत सारी उपलब्धि की बात कहते हैं मुख्यमंत्री, 4 साल का है और अपना अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। हम महिला दुष्कर्म में पहले नंबर पर खड़े हैं, हम किसानों के अत्याचार पर पहले नंबर पर खड़े हैं, दलित उत्पीड़न में पहले क्रम खड़े हैं, साइबर क्राइम में हम पहले नंबर पर खड़े हैं, बेरोजगारों की आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर खड़े हैं, बिजली की कीमतों में पहले नंबर पर खड़े हैं। कीर्तिमान तो बनाए, लेकिन कीर्तिमान इस बातों के मुख्यमंत्री जी बनाए, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का आज सत्ता का संघर्ष विद इन कांग्रेस चल रहा है, प्रकार अपने ही मुख्यमंत्री को या अपने ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नकारा कहता है, निकम्मा कहता है और यहाँ तक है पराकाष्ठा करते हुए उन्होंने गद्दार कह दिया। और उसी गद्दार के साथ जब राहुल गांधी जी राजस्थान में यात्रा निकाल रहे थे तो उसी गद्दार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। अब कोरोना की बात करने की बात हुई, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का सत्ता संघर्ष है और 4 साल में किसी प्रकार का डिलीवर नहीं कर पाए, एक बार फिर मुख्यमंत्री जी ऐसा बजट सामने पेश करेंगे जो जमीन पर नहीं उतर सकता और ये उसके तुरंत बाद कभी भी राजस्थान मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएगा, ऐसी मुझे आशंका लगती है, जिसके लिए आज कांग्रेस अपने खुद के झगड़ों के कारण एक ही रास्ता बचता है, जिससे हम जाएंगे। आशंका क्यों लगती है सर? कार्यक्रम में शायद आ रहे होंगे थोड़ी देर में। लोग रहे हैं, ऐसी एक अपेक्षा रहती है पार्टी की संसद सभ्य में। अभी 2 दिन पहले केंद्र का बजट आया है। लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि, और मैं कह सकता हूँ कई लोग जो देश की बहुत अधिक चिंता करने की बातें करते हैं, उनको कल्पना थी कि बजट के नाते से बहुत कुछ बोलने को मिलेगा। विजय जी, कृषि बजट है, समाज के सब वर्गों को चिंता करते हुए और 25 साल इस अमृत महोत्सव का पहला बजट है। इस नाते से देश 25 साल बाद कैसा होगा, इस कल्पना के आधार पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस पूरे बजट को तैयार करके एक समग्र बजट सबके सामने पेश किया है। लंबे समय से एक प्रतीक्षा थी, जो वेतनभोगी कर्मचारी होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार, लंबे समय से उनकी मांग थी कि हमारे टैक्स रिबेट की रेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम सब देखा कि लगभग 7 लाख तक उसको ले जा करके एक बड़ी राहत देने का काम ऐसे सभी समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों को देने का काम किया। व्यापारी वर्ग में भी 15 लाख तक की जिनका आय का हो सकता है, उनको 20% के कर दायरे में ला करके एक बड़ी राहत उनको देने का काम इस बजट में किया गया है। और साथ ही चाहे युवा वर्ग होगा, किसान होगा, किसानों के नाते से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात हो,
वहाँ के रोजगार के अवसर, और जो पिछले कुछ वर्षों में आज़ादी के बाद के कालखंड में हमने देखा कि गांवों से पलायन होकर के शहरों की तरफ का बढ़ा है, उस दिशा को पुनः एक बार गांवों की तरफ जाने का कोई आधार तैयार हो, ये दृष्टि इस बजट में स्पष्ट रूप से देखने में आती है। इसी बजट में कहीं जहां वेयर हाउसिंग को बढ़ाने का ध्यान रखा गया है, वहीं एग्रीकल्चर के सेक्टर में नए नए किस प्रकार से स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एमएसएमईज को शुरू कर सकते हैं, किसानों के ट्रेनिंग कैंप्स को कैसे शुरू कर सकते हैं, इन सब के दृष्टि देखने में आई है। यूएनओ ने भी 2023 को ईयर ऑफ मिलेट कहा है। ईयर ऑफ मिलेट के नाते से केंद्र के बजट में भी उसके ईयर ऑफ मिलेट की बात की गई है। सीधे सीधे नहीं, लेकिन भारत क्योंकि दुनिया का मोटे अनाज को उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा देश है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ भारत को मिलने वाला है, और इसको भी दृष्टि बजट में पूरी रूप से दिखती है। ऋषि के नाम से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि समावेशी बजट है, समाज के सब वर्गों को कहीं ना कहीं इसमें समावेश करने का काम किया है। अंत्योदय की भावना इसमें स्पष्ट दिख रही है। वैसे तो 2014 के बाद के नरेंद्र मोदी जी के कालखंड को देखें तो हर योजना, वो स्वच्छ भारत मिशन से लेकर के आज तक की प्रधानमंत्री आवास योजना तक की जितनी योजना है, उन सब योजनाओं में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के दृष्टि रख के दिया गया है। और किसी की डेथ होती है तो 10 लाख रुपए का प्रावधान भी इस नाते किया था, लेकिन अब इस मैनुअल स्कंजर से आप कोई भी नहीं उतरेगा। इसके लिए हम मैकेनाइज कैसे कर सकते हैं सिस्टम को, इसमें केंद्र में बजट का इसका प्रावधान करने का काम करते हुए समाज को, उस वर्ग को मैसेज देने का काम किया गया है कि इसके उत्थान की हम बात करते हैं कि जमीन पर नहीं उतरा है। एक वो कृषि क्षेत्र में 20 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। इसी तरह हम आज प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे ध्यान आता है कि मैं सीधा सीधा अभी केंद्र बजट की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी तुलना करूँगा। राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान पहले नंबर पर था। आज राजस्थान की इसके प्रति जो एक दृष्टि थोड़ी हल्की हुई है, इसके कारण हुआ कि हम नीचे के पायदान के चौथे पांचवें पायदान पर आकर खड़े हो गए। तो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी उन्होंने 72,000 करोड़ का प्रावधान किया, रेलवे के लिए 75,000 का प्रावधान किया, और अभी तक रेलवे पे जो खर्च किया है वो 2.4 लाख करोड़ का। ये 2014 के बाद का कालखंड है, जिसमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसके हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देने का काम इस पूरे उसमें किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक तरह से समावेशी बजट था, समग्र बजट था, समाज के सब वर्गों को इसमें दृष्टि रखने की बात हुई है, चाहे महिला होगी, युवा होगी, किसान होगा, मजदूर होगा, सैनिक होगा, हमारी सुरक्षा के विषय को इसमें पूरी चिंता की गई है। एक समग्र बजट देश की सरकार में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी ने अपने सामने रखा है, और आज संपूर्ण देश में इसकी बाय एंड लार्ज सब तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष के पास इस विषय पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी थी, बजट आएगा, लेकिन किसी प्रकार की कोई बात नहीं। बजट के विषय मेरा था, मैं राजस्थान में कह सकता हूं कि राजस्थान का बजट अभी आने वाला है। 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी अपना बजट रखेंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से एक ही आग्रह है कि बजट रखने से पहले, ये उनका 5वां बजट होगा, बजट रखने से पहले अब तक के बजटों में आपने जितनी घोषणाएं की थी, वो आंकड़े वाइज कितनी घोषणाएं थी और कितनी जमीन पर होगी, इसको सामने रख दें एक बार, तो जनता को पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार की बात आपने की गई। एक एक करके लगातार केवल घोषणा करने वाली सरकार है, और मैं कह सकता हूं ये वो सरकार है जिसकी नींव ही झूठ के ऊपर पड़ी हुई है। इन्होंने चुनाव में वादे किए थे, हम किसानों की ऋण माफी करेंगे। आज भी किसान ठगा महसूस करता है कि किसी प्रकार का ऋण माफ नहीं हुआ, और लगभग बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन की कुड़की इसी 4 साल के कालखंड में कांग्रेस के राज में हुई है। इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी पूरी तरह से आज जमीन पर किसी प्रकार की चीज़ निकल कर। इन्होंने वादा किया था कि हम रेगुलाइज करने का, कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के ऊपर जितने लगे हुए हैं उनको रेगुलाइज करना है। आज भी सरकार ने, जारौली के पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है। अपन सबको ध्यान है कि आप लोगों के माध्यम से हमने पढ़ा था, जारौली जी ने कहा था कि मेरे को अगर छेड़ा गया तो ऊपर तक आंच आएगी। वो ऊपर कौन है, इसके बारे में आज तक जारौली जी या तो बताएंगे या पुलिस सरकार को पता है। सीधे सीधे तार मुख्यमंत्री के ऑफिस तक इसके जाते हैं। आज भ्रष्टाचार की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस के दिन मुख्यमंत्री स्वयं पूछते हैं क्या ट्रांसफर के बदले में पैसे लिए जाते हैं। मंच पर 3 मंत्री बैठे होते हैं, सुभाष गर्ग जी, डोटासरा जी और उस समय के शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, तीनों बैठे थे उस समय।
बीडी कल्ला जी, और उसके बाद भी जब सबने उठ करके कहा कि हाँ पैसे लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री ने फिर पूछा और फिर उन्होंने कुर्सियों पर खड़े होकर के कहा हाँ पैसे लिए जाते हैं। इतनी बड़ी शिक्षकों की पंचायत में खुलेआम इस बात की घोषणा करना इस साफ प्रकट करता है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का रंगा नाच इस कांग्रेस के राज में चल रहा है। इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक कामों को मजबूती दी है, आंदोलन को मजबूती दी है, संगठन की रचना को भी हम बढ़ाने में लगातार चल रहे हैं। पूरी तरह जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भाई साहब आपने कहा जनता पार्टी पूरी एकमुखी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व और उसके साथ हम टीम बैठ करके सारे निर्णय करती है, और जो निर्णय टीम करती है उन्हीं निर्णयों को हम सब जमीन पर उतार करके पूरा करने का काम इसमें निकाल करके करते हैं। जहाँ तक अलग अलग चेहरों की बात है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपने आप को मुख्यमंत्री के नाते प्रोजेक्ट नहीं किया। अलग अलग रूप में मीडिया के नाते उसका क्रिएट किया जाता है, लेकिन किसी ने नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा उस निर्णय हम सबको स्वीकार। पार्टी में जितने भी जो पोस्टर्स की प्रदेश के स्तर पर योजना बनती है वो मिल बैठ करके तय की जाती है, कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता। इसलिए जैसा केंद्र से बातचीत करने के बाद या प्रदेश की टीम बैठ के तय करती है, उसी आधार पर उसको पोस्टर हो जाएगा। टीम को इस बारे में विचार करना चाहिए कि आज ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल रहे सदन के अंदर, राजस्थान की जनता बोल रही है। आपने जितनी बातें की धरातल पर नहीं होती। आपने पिछली सरकार के कामों को रोका, एक एक कामों को मैं गिना सकता हूँ जिनको रोकना आपने काम किया, और आपने अपनी जो घोषणाएं की वो कोई धरातल पर नहीं होती। भारत को आपने राजस्थान में लागू नहीं किया, लेकिन उसी पैसे को उपयोग करते हुए आपने चिरंजीवी लगाने का काम किया। और चिरंजीवी की क्या हालत हो रही है, ये बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में होगा। मैं जयपुर के एसएमएस की जानता हूँ, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ बेसिक दवाइयाँ नहीं मिल रही। आप आरजीएचएस की बात करते हो, आरजीएचएस में आपने जो पेंशन का जो व्यक्ति जिसको होती है उस पेंशनधारी को ले मिनिमम 2 दवाइयों की जरूरत पड़ती है, बीपी की और डायबिटीज़ की। आपने दोनों दवाइयाँ आरजीएचएस की स्कीम से बाहर निकाल दी। तो आप करना क्या चाहते हो? क्या का पहला ऐसा कालखंड है जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करके डिलीवर भी चीज़ हो रही है और आम आदमी अनुभव कर रहा है कि हमें चीज़ों का मिलने का काम हुआ है। ऐसा एक अंत्योदय को दृष्टि में रखते हुए बजट सामने आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि देश को आज अगर आधारभूत ढांचा तैयार हो, मुझे याद आता है कि अटल जी के समय गोल्डन ट्रायंगल की बात हुई थी, और गोल्डन ट्रायंगल जो शुरू हुआ था उसके कारण से जितने भी बड़े बड़े हाईवेज बने थे वहाँ एक डेवलपमेंट का पथ उस समय शुरू हुआ था। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद उस आधारभूत ढांचे को बहुत अधिक सुदृढ़ करने का काम किया। लगातार उस दिशा में प्रयास लगातार चल रहे हैं। बजट में भी उसका दृष्टि सामने हम देखते हैं। जितनी जिसकी कैपेसिटी है उस क्षमता को भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको भी ध्यान में देखने को आया। चाहे युवाओं का हो, किसान को, सब वर्ग की उसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके हम उसको देश के योगदान में कैसे हम शामिल कर सकते हैं, ये दृष्टि भी इस बजट में देखने को आती है। हरित विकास, मैंने कहा किसान का होगा, गांव का होगा, कृषि का होगा, इन सबको दृष्टि में रखते हुए उस तरह की योजनाएं बजट में उनका प्रावधान करके इस देश को बहुत बड़ी, हम जानते हैं कि कोविड के समय में जब सारी दुनिया में भयंकर महामारी चल रही थी, सारा पूरी आधार हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर बड़ा भार था, तब भी भारत ऐसा क्षेत्र था जो 7.6% की ग्रोथ रेट के साथ खड़ा हुआ आज निकल करके आया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान बाकी सब सेक्टर्स का है, लेकिन बड़ा योगदान किसानों के क्षेत्र का भी। उस सब के बाद भी हमारी जो कृषक की उपज थी वो लगातार बढ़ती रही, उसके कारण हम देश की बहुत बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। ऐसे पूरे हरित विकास के विषय भी दिन करने की बात हुई। युवाओं को ध्यान रखते हुए, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, उसका सेक्टर हो, उनके लिए हम कैसे एमएसएमई को जो इंटरेस्ट की रेट है उसको हम कम करने की बात रही होगी। इन सबको ध्यान में रखने के बाद भी इस बजट में कई एक तरह से पूरा वित्तीय क्षेत्र को भी देख करके हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये दृष्टि भी इस बजट में पूरी ध्यान में आती है निकल करके। एक लंबे समय से ध्यान में आता है कि हमारी जो ज़रूरत थी, और विशेष रूप से कोविड में ध्यान आया कि कोविड के समय जितने हमारे पास मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं था। हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ नहीं था। इस बजट में उसको भी चिंता करते हुए मेडिकल कॉलेज नए खोलने की बात हुई है, उसमें नर्सिंग कॉलेज की बात हुई। एक मैनुअल स्क्वेंजर्स का जो सीधे अपने, लेकिन सबको कहीं ना कहीं पीड़ा देता था कि मैनहोल को साफ करने के लिए जिस समय व्यक्ति अंदर घुसता है और वो उसकी मौत उसके कारण हो जाती है, गैस के कारण से,
इसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है कि मैनुअल स्क्वेंजर्स को खत्म करना निकल के आ रहा है, धरातल के ऊपर किसी चीज को कोई नहीं। मुख्यमंत्री सदन में नहीं बोल रहे, जिस सरकार की नींव ही झूठ पर पड़ी है वो सब जगह झूठ बोल रहे हैं। रोजाना एक जुमला चलाना और दिन भर उसके ऊपर चलना, सुबह उठते ही नरेंद्र मोदी से एक बात करना। आप आश्चर्य करिए, एक परिवार का मुखिया बार बार कहे कि मेरे परिवार में खाना इसलिए नहीं मिल रहा कि मुझे पड़ोसी नहीं दे रहा। तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोविड में नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा, तुम्हारा और कोई काम है नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा, तो नरेंद्र मोदी को अगर पार्टी चलानी है राजस्थान तो आप छोड़ के चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी तैयार है चलाने की। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आज 2 बार पार्टी का नेतृत्व कर चुकी हैं राजस्थान में। निश्चित रूप से एक जिम्मेदार गंभीर कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी जो दायित्व उनको देगी पूरी गंभीरता से अब भी निभा रही है, आगे भी निभाएंगे। सारे वो केंद्रीय नेतृत्व से और सबसे चर्चा करने के बाद, जिला इकाई से चर्चा करने के बाद उनका निर्णय करेगी और धीरे धीरे सब सामने आते जाएगा। सर मेरा बारे में आश्वस्त नहीं है। आज ओपीएस उन्होंने घोषणा करके एक वर्ग कर दी। राजस्थान का कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग उस घोषणा के 2 साल बाद भी मांग कर रहा है कि ओपीएस लागू कर दो। ओपीएस भी जब लागू होगा तो मुख्यमंत्री जी और कौन होगा कौन नहीं होगा उनको नहीं पता, ओपीएस के जब रिजल्ट निकल करके आएंगे। इसलिए आज किसी एक आप भी जिस प्रकार की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो एक स्कीम तो ऐसी है जो 2051 में लागू होगी। 2051 में कौन धरती पर होगा ये पता नहीं। आप 2051 की बातें कर निकाल के आ रहे हो। ओपीएस आज निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है, विचार का विषय, चर्चा का विषय है और बहुत बड़ा आर्थिक प्रबंधन का विषय, जिसके ऊपर बड़े बड़े विधि वेत्ताओं ने आज वित्त के विशेषज्ञों ने अपनी राय के ऊपर